नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस में। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। तो आइए संज्ञा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और संज्ञा टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले वही दो शब्द जो पिछली क्लास में अपनों ने शुरू किए थे, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे पहले तो पारिभाषिक शब्दावली की। पारिभाषिक शब्दावली की और उसके बाद अपन राजस्थानी कुछ शब्द, ठीक है। रोजाना अपन दो शब्द देखेंगे। ये कल की क्लास में, पिछली क्लास में अपनों ने शुरू किया था। पारिभाषिक शब्दावली की यदि अपन बात करें तो देखिए, एक शब्द है BUROCRACY, ब्यूरोक्रेसी। देखिए, ये शब्द पटवार के एग्जाम में पूछा गया शब्द है और इस शब्द के जो विभिन्न विकल्प थे उस एग्जाम में, उनमें सही माना गया था अधिकारी तंत्र को। अधिकारी तंत्र को सही माना गया था। वैसे यदि ये विकल्प नहीं आए तो देखिए, दफ्तरशाही भी इसका अर्थ होता है, नौकरशाही भी इसको कहा जाता है। तो आगे की एग्जाम में यदि आपके सामने ब्यूरोक्रेसी शब्द आ जाए और उसमें विकल्प अधिकारी तंत्र न होकर नौकरशाही आ जाए तो नौकरशाही भी सही माना जाएगा। उसके बाद अपन दूसरे शब्द की बात करते हैं, MINUTES, मिनट्स। ये शब्द है मिनट्स। यहां पर मैं इसका भी लिख देती हूं, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। और मिनट्स शब्द का यदि हिंदी अर्थ देखें तो इसका हिंदी अर्थ होता है कार्यवृत्त, ठीक है। ये हुए दो शब्द जो पारिभाषिक शब्दावली के हैं, ठीक है। उसके बाद अपन राजस्थानी शब्दों की बात करते हैं। राजस्थानी शब्दों में यदि पहले शब्द की बात करें तो देखिए, एक शब्द है अंगद, और अंगद शब्द का हिंदी अर्थ होता है बाजूबंद। बाजूबंद को अंगद बोला जाता है। दूसरे की यदि बात करें तो एक शब्द है अंगरखी। अंगरखी किसे कहते हैं? एक प्रकार की कमीज को ही क्या कहा जाता है? अंगरखी कहा जाता है। या फिर इसको नीचे लिख देते हैं कमीज। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो शब्द, अंगद और अंगरखी, और इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी और मिनट्स, ये दो शब्द हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने मुख्य टॉपिक, अपने मूल टॉपिक संज्ञा की तरफ। संज्ञा में अपन क्या पढ़ रहे थे? संज्ञा में अपन पढ़ रहे थे संज्ञा के अन्य भेद, और अन्य भेदों के बारे में कुछ विशेष तथ्यों का अध्ययन अपन इस क्लास में कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर संज्ञा और संज्ञा के अन्य भेदों के बारे में अपनों ने बात की। पहला कौन सा है? समुदायवाचक संज्ञा। अब समुदायवाचक को कुछ किताबें समूहवाचक भी लिख देती है, बात एक ही है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समुदाय या संज्ञा का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसे शब्द जो किसी समूह है या वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हो या वर्ग विशेष का बोध कराते हो, तो वे शब्द क्या कहलाएंगे? समुदायवाचक संज्ञा से संबंधित शब्द कहलाएंगे, ठीक है। उनमें कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? समुदायवाचक संज्ञा मानी जाएगी। अब समूह का बोध करवाने वाले, देख लीजिए, मैंने आपको कहा कि वहां पर सभा का आयोजन किया जा रहा है। अब सभा का नाम लेते ही आप यूं सोच लेंगे कि कुछ लोग आएंगे। आप यूं तो नहीं सोचेंगे कि एक अकेला व्यक्ति वहां पर जाके खड़ा होगा, वो सभा करके और आ जाएगा। अर्थात ये समूह सूचक शब्द है। उसी प्रकार से यदि संसद की बात करें तो संसद एक व्यक्ति की नहीं लगती कभी भी, संसद में कुछ लोगों का समूह होता है। उसी प्रकार से जैसे शब्द है कक्षा, अब कक्षा कभी एक बच्चे की नहीं हो सकती, चाहे उसमें बैठा एक भी बच्चा हो, परंतु
उसको कक्षा का नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में जो अवधारणा बनती है वो किसकी बनती है, समूह की बनती है। उसी प्रकार से एक शब्द आ जाता है जत्था। जत्था शब्द भी समूह सूचक है। कुछ लोगों के समूह को जत्था भी कह देते हैं, गिरोह भी कह देते हैं, संघ भी कह देते हैं, समिति भी कह देते हैं, संघ समिति। और इसके साथ साथ यदि सेना शब्द आ जाए तो सेना शब्द भी एक बहुवचन या समूह सूचक शब्द है। इसके साथ साथ यदि परिवार शब्द आ जाए तो भी वो कैसा शब्द माना जाएगा, समूह सूचक शब्द माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सम्मेलन शब्द आ जाए कि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो सम्मेलन भी एक व्यक्ति का कभी भी नहीं होता। तो संघ, सभा, समिति, सम्मेलन, किसी भी प्रकार के शब्द आ जाए जो समूह विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो सारे के सारे किस में जाएंगे, समुदायवाचक संज्ञा में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात एक ध्यान रखना आप विशेष तौर से कि ये कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो एक वचन से संबंधित हो, सभी के सभी बहुवचन से संबंधित शब्द इसमें आए हैं। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, आगे कौन सी, दूसरे अन्य भेद की तरफ। और दूसरा अन्य भेद कौन सा माना जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब ये द्रव्यवाचक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पदार्थ का बोध करवाने वाले सारे के सारे शब्द किसमें जाएंगे, किसमें जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएंगे। पदार्थ का बोध कराने वाले। अब पदार्थ चाहे कोई खनिज पदार्थ हो, चाहे कोई द्रव्य पदार्थ हो। और पदार्थ में अगर अपन विज्ञान को दें तो विज्ञान में 3 प्रकार के पदार्थ माने जाते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। वो तीनों के तीनों ही किस में जाएंगे, इसी में जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएंगे। बात करते हैं इसके उदाहरणों की। तो देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था आरआरबी 5 में, लोहा। तो लोहा कौन सी संज्ञा का शब्द है? देखिए, ये एक पदार्थ है और कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। मैंने आपको बताया कि ठोस, द्रव्य, गैस, तीनों की तीनों किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे। अब चूंकि लोहा आ गया तो अपन इसके साथ साथ सोना चांदी भी ले सकते हैं, ये भी ठोस पदार्थ है, सोना चांदी। उसके साथ साथ अपन जितने भी खनिज पदार्थ है, जैसे तांबा हो गया, जस्ता हो गया, लोहा आ गया, ये सारे के सारे किसमें जाएंगे, द्रव्य पदार्थों में, सॉरी, द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएंगे। अब अपन द्रव्य को लें तो द्रव्य में दूध, पानी, घी, दही, पारा, ये सारे के सारे शब्द किसमें जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में ही जाएंगे। इस प्रकार से तेल शब्द भी आ जाए तो भी किसमें जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। उसी प्रकार से यदि अपन अन्य शब्दों की बात करें तो देखिए, एक शब्द टीचर एग्जाम में पूछा गया था, कोयला। कोयला कौन सी संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा? तो कोयला कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा। और एक पीछे ऐसा ही 18 में प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जो शब्द है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। उसमें विकल्प थे, लोहा था, तेल था, घी था और इसके साथ साथ घड़ी था। अब आप देख लीजिए, देखिए, लोहा, घी, तेल और घड़ी। अब लोहा, घी, तेल ये तीनों की तीनों किसमें है, द्रव्यवाचक संज्ञा में है। और घड़ी अलग हो जाएगा तो घड़ी उसका सही उत्तर मान लिया जाएगा, जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज और भी बता दूं आपके स्क्रीनशॉट लेने से पहले कि देखिए, अगणनीय शब्द सारे के सारे किस में जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में जाते हैं। अर्थात जिनकी गिनती नहीं हो सकती, सोने की गिनती नहीं हो सकती, कोयले की गिनती नहीं हो सकती, घी, पानी की गिनती भी नहीं हो सकती, तो ये किस में जाएंगे। हाँ, और आपको एक बात और भी बता देती हूँ, देखिए, लकड़ी शब्द आ जाए तो भी किस में माना जाएगा, द्रव्यवाचक में।
ऊन शब्द आ जाए तो भी उनको किस में माना जाएगा? द्रव्यवाचक में। क्यों? क्योंकि इनकी गिनती नहीं हो सकती, इनको तोला, मापा या नापा ही जा सकता है, इसलिए भी इनको द्रव्यवाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है। ये अगणनीय संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर अपनों ने बात की दोनों ही अन्य भेदों की। ठीक है, यहाँ पर अपनों ने संज्ञा की मूल भेद और अन्य भेद दोनों की ही बात की। अब अपन बात करते हैं पीछे जो तर्क देखे थे अपनों ने कि कोई कितने भेद स्वीकार करता है, कोई कितने भेद। तो देखिए, यदि आप राजस्थान में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो संज्ञा के भेद कितने होंगे? मात्र 3 होंगे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो जो अभी अपनों ने 2 भेद पढ़े हैं वो कहाँ जाएंगे? देखिए, मैंने आपको बताया था कि समुदायवाचक में जो भी उदाहरण थे वो सारे के सारे किससे संबंधित थे? बहुवचन से संबंधित। और उसके साथ साथ द्रव्यवाचक में भी यदि उदाहरण देखें तो वो भी कैसे शब्द होते हैं? बहुवचन सूचक है। क्यों? क्योंकि लकड़ी एक नहीं होती, ऊन एक नहीं होती, पानी एक नहीं होता, घी एक नहीं होता, तेल एक नहीं होता। तो ये दोनों के दोनों बहुवचन सूचक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। चूंकि इन दोनों में बहुवचन सूचक शब्द आते हैं और अपने पास बहुवचन वाला एक संज्ञा का भेद है, कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। तो हम इन दोनों को ही इसमें पढ़ लेते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा को माना जाता है। ये भेद दोनों ही स्वीकार्य नहीं किए जाते, किसमें? मूल भेदों में। परंतु यदि एग्जाम में प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाए, जैसे यूं प्रश्न आ जाए कि झुंड शब्द में संज्ञा है, तो अब आपके सामने विकल्प कुछ इस प्रकार से है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा और चौथा आपके सामने उदाहरण है इनमें से कोई नहीं। तो आपको कहीं भी समस्या नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों के सारे उदाहरण किस में जाएंगे? जातिवाचक में। तो झुंड किसका है? समुदाय का है, और इसलिए वो किस में जाएगा? जातिवाचक में जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार की परिस्थिति हो, परंतु उदाहरण कुछ इस प्रकार से आ जाए या विकल्प कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाए और यहाँ पर समुदायवाचक भी विकल्प में आ जाता है। समुदायवाचक, तो समुदायवाचक विकल्प में आने के बाद आप समझ लेना कि एग्जामिनर आपसे ये जानना चाह रहा है कि आप अच्छे से संज्ञा पढ़कर आए हैं कि नहीं, और उस समय आपको ये विकल्प सही उत्तर करना है। क्यों? अब ये चीज समझिए, मूल भेद तो 3 ही स्वीकार किए जाएंगे, परंतु उपभेदों से संबंधित यदि उदाहरण आ जाए तो उनमें इनको ही सही माना जाएगा। ठीक है, मूल भेद 3, लेकिन उपभेद ये दोनों के दोनों उपभेद होते हैं जातिवाचक के, और उनसे संबंधित यदि उदाहरण आ जाए या विकल्प आ जाए तो इसको सही उत्तर माना जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर अपनों ने संज्ञा के वैसे सारे भेद क्लियर कर लिए और हम यूं मान सकते हैं कि संज्ञा अपनों ने पूरी कर ली। नहीं, थोड़ा सा देखिए, संज्ञा से संबंधित कुछ विशेष नियम होते हैं। ये नियम किस लिए बनाए गए हैं और क्यों करवाए जा रहे हैं आपको? इसलिए कि कहीं कंफ्यूज मत होना। दूसरी बात, पीछे की शुरू की क्लास से मैं कहती जा रही हूं, हिंदी रटने का विषय नहीं, समझने का है। क्यों? क्योंकि अब तक जो शब्द मैंने करवाए, मान लीजिए आपने अच्छे से रट्टा लगा लिया, ठीक है, तो अब देख लीजिए। देखिए, यहां पर एक नियम मैं आपको बता देती हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा तब तक व्यक्तिवाचक संज्ञा है जब तक वो एक वचन में है और वो सीधा का सीधा नाम से जानी जा रही है, तब तक वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, परंतु यदि वह गुण के आधार पर जानी जाने लगे या गुण प्रकट करने लगे तब
वो व्यक्तिवाचक न मानी जाकर जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी, जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। कैसे, देख लीजिए। आपके समक्ष एक शब्द है कश्मीर। देखिए, अपन यूं कहें कि राज्य, तो राज्य तो जातिवाचक, परंतु कश्मीर तो एक ही है, और कश्मीर एक होने के कारण और कौन सा माना जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाएगा। अभी तक ये एक नाम है और एक वचन से संबंधित है। अब इसने गुण प्रकट किया। गुण प्रकट क्या किया कि उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, कश्मीर है। अब इस कश्मीर की बात नहीं हो रही, इसके गुण की बात हो रही है कि जिस प्रकार से कश्मीर सुंदर है उसी प्रकार से उदयपुर भी सुंदर है। और यहाँ पर इस प्रकार का वाक्य पूछ लिया जाए, यहाँ पर कश्मीर एक था, यहाँ पर दो हुए, और गुण प्रकट करने के कारण और दो होते ही ये कश्मीर किस में जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। मैं पीछे की क्लासेस में भी बता चुकी हूँ कि हमारी हिंदी में कोई द्विवचन नहीं होता। तो यहाँ पर उदयपुर राजस्थान का कश्मीर आते ही और ये किस में चला जाएगा, ये कश्मीर जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। उसी प्रकार एक शब्द अपने पास है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ठीक है, एक ऐतिहासिक पात्र। अब ये एक नाम है और सिर्फ अपने नाम से ही जाना जा रहा है, एक वचन में है। मैंने यूं कह दिया कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। अब इस स्थिति में भी समुद्रगुप्त क्या माना जाएगा? अब यहां पर भी समुद्रगुप्त किसके लिए जाना जा रहा है? नेपोलियन के गुणों के कारण जाना जा रहा है। गुण प्रकट होते ही और समुद्रगुप्त किस में चला जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। उसी प्रकार से एक शब्द और देखते हैं अपन। देखिए, कालिदास। अब कालिदास संस्कृत के महान कवि हुए हैं और उनके संदर्भ में इसको गुण प्रकट करने के संदर्भ में इस प्रकार से लिख दिया जाए कि कालिदास नाट्य जगत के शेक्सपियर है। अब यहां पर कालिदास शेक्सपियर के गुणों को प्रकट करने के कारण और किस में चले जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, परंतु इससे संबंधित और उदाहरण भी अपन पढ़ने वाले हैं। कौन से और कैसे, देखिए। अब अपन और देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है गंगा, ठीक है, और इसको गुण के रूप में प्रकट किया जाए, अर्थात इसको वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए। क्या कि गंगा, नहीं, ऐसे कर दिया जाए कि वह स्त्री तो गंगा है। अब गंगा का गुण प्रकट हो रहा है, अर्थात जिस प्रकार से गंगा पवित्र नदी है उसी प्रकार से वह स्त्री भी पवित्र है। तो इसलिए पवित्रता का गुण प्रकट करने के कारण, और यहाँ पर तो गंगा व्यक्तिवाचक है, परंतु यहाँ पर गंगा जातिवाचक मान ली जाएगी। उसी प्रकार से एक शब्द और, सीता या सावित्री आ जाए। तो देखिए, अपन इसको वाक्य में प्रयोग कर दें कि भारत की, या फिर अपन उसी समय को लें, एक वह भी समय था जब भारत के प्रत्येक घर में सीता सावित्री दिखाई देती थी। एक वह भी समय था जब भारत के प्रत्येक घर में सीता सावित्री दिखाई देती थी। अब
प्रत्येक घर में सीता सावित्री, यानी सीता और सावित्री को प्रत्येक महिला का गुण बता दिया। तो इसलिए यहाँ पर सीता और सावित्री कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? जातिवाचक। यहाँ व्यक्तिवाचक और यहाँ पर जातिवाचक। एक वाक्य और देख लेते हैं अपन। एक शब्द है जयचंद, जयचंद, ठीक है। अब इसके भी गुण से संबंधित अपनों ने यूं लिख दिया कि रघु तो जयचंद निकला, जयचंद निकला। अब इसका क्या मतलब हुआ कि रघु भी विश्वासघाती निकला। अब रघु भी विश्वासघाती, अब जयचंद यहाँ पर जयचंद नहीं है, अब यहाँ पर उसका विश्वासघात का गुण प्रकट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये जयचंद किससे संबंधित माना जाएगा? जातिवाचक संज्ञा से संबंधित माना जाएगा, न कि व्यक्तिवाचक माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखिए, व्यक्तिवाचक तभी तक व्यक्तिवाचक रहती है जब तक वह नाम से और एक वचन में जानी जाए। जैसे ही वह अपने गुण को प्रकट करेगी या किसी से भी, आप यूं समझ लो ना सीधे शब्दों में कि किसी से यदि तुलना कर दी जाए, उपमा दे दी जाए, तो उस समय वो एक वचन या व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में चली जाती है? जातिवाचक संज्ञा में चली जाती है। पहला नियम तो ये। अब देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि रट्टा लगा ही नहीं सकते। आपने रट्टा लगा लिया, गंगा, सीता, सावित्री, ये एक वचन होते हैं, व्यक्तिवाचक में जाएंगे। अब यहाँ पर ये जातिवाचक में जा रहे हैं, तो रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ समझ कर पढ़ना है। अब अपन आते हैं अगले नियम की ओर। यहाँ पर अपनों ने बात की कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक में जा सकती है, तो क्या जातिवाचक व्यक्तिवाचक में नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है। और अगली चीज अपन यही पढ़ने वाले हैं, कौन सी? देखिए, यदि कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा शब्द एक वचन के रूप में, एक वचन के रूप में प्रयुक्त हो तो वहां पर कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप स्वयं देख लीजिए। मैंने आपके सामने एक शब्द रखा, नेताजी। अब नेताजी, मैंने आपको कह दिया कि नेताजी। अब आप सोचेंगे नेताजी तो बहुत सारे हैं, भरे पड़े हैं। अब नेताजी भरे पड़े हैं और बहुत सारे हैं, मतलब कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बहुवचन। और अब मैंने इसी को भी इस रूप में लिख दिया, कैसे? कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। अब मैंने यहाँ पर ये वाक्य लिखा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, और जैसे ही आजाद हिंद फौज का गठन किया तो बताइए आप कितने नेताओं ने किया? मैं तो जहां तक जानती हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया, और जो अकेले व्यक्ति थे। तो इसलिए यहाँ पर ये नेताजी किस में जा रहे हैं? जातिवाचक में। परंतु यहाँ पर आते ही ये नेताजी किस में हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो गए। उसी प्रकार से मान लीजिए गांधी शब्द है आपके सामने। अब एक गांधी तो जाति होती है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, बहुत सारे। ये तो एक जाति सूचक शब्द है, तो किस में जाएगा? जातिवाचक में जाएगा। उसी प्रकार से मैंने लिख दिया बापू, तो बापू तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बापू तो हर घर में होते हैं। परंतु अभी मैंने इसी वाक्य को इस रूप में लिख दिया कि गांधी या बापू सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। अब मैंने ऐसे लिखा, तो यहाँ पर ये जातिवाचक था। परंतु आप मुझे बताइए कि कितने घरों में ऐसे बापू निवास करते हैं जो सत्य व अहिंसा के पुजारी होते हैं, और कितने घरों में कितने ऐसे गांधी हैं जो सत्य व अहिंसा के पुजारी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो चुके शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज और भी देख सकते हैं कि देखिए, जातिवाचक संज्ञा के वे शब्द जो एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं।
तो वो रूढ़ होने के कारण और उसी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए वहां पर कौन सी संज्ञा मान ली जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। एक शब्द जो आया हुआ है वाक्य में प्रयोग करने के बाद आया। अब आपके सामने एक शब्द है पुरी। अब पुरी तो बहुत सारे होते हैं, कैलाशपुरी, जगन्नाथपुरी, अनेक पुरी है, परंतु यहाँ पर इसको भी वाक्य में प्रकट कर लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त कर दिया गया कि मेरे चाचा आजकल पुरी में रहते हैं। अब यहां पर पुरी आया, अब यहाँ पर तो ये बहुवचन है, जातिवाचक संज्ञा, और यहाँ पर अब देखिए मेरे चाचा जी एक ही पुरी में रह सकते हैं, ये तो है नहीं कि पैर तो कैलाशपुरी में और सिर जगन्नाथपुरी में, ये तो हो नहीं सकता। एक ही पुरी में रहने के कारण यहाँ पर एक वचन हो जाएगा। एक वचन जैसे ही हुआ तो कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपनों ने जो चीज पढ़ी है कि देखिए, यदि कोई भी संज्ञा शब्द गुण प्रकट करने के कारण जातिवाचक में चला जाता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द गुण प्रकट करने के कारण जातिवाचक में, तो जातिवाचक संज्ञा का भी एक अर्थ में रूढ़ होने के कारण व्यक्तिवाचक में जा सकता है। संज्ञा अभी पूरी नहीं हुई है, कुछ नियम और भी है, बहुत रुचिकर नियम है, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।